चलो, गुड इवनिंग जसिका, गुड इवनिंग प्रियंका। देखो, आज का आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है एम फेज। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? सेल साइकिल के बारे में। सब बच्चे ना बोल के क्लास में चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बोल सकते हो तो आप बोल भी सकते हो। देखो, सेल साइकिल को मैंने आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट्स में बच्चों? मैम सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, वेरी गुड। अब सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को मैंने एक फेजेस का नाम दिया था। मोहित बोल रहा है मैम फर्स्ट क्लास है। बेटा लास्ट वीक नहीं लिया था आपने क्लास मोहित? वॉइस इज नो वेरी मैम। लो। तो वॉइस सभी को मैम लो आ रही है मेरी? नो तो मैम। सबको चलो, देखो बेटा, अगर इट मींस आपकी साइड नेटवर्क इशू है, फिर आप ईयरफोन्स का यूज कर लो तो शायद तक प्रॉपर आएगी। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सेल साइकिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिसकी फर्स्ट क्लास है ना उसको भी समझ में आ जाएगा। सेल ग्रोथ को हम एक फेज का नाम देते थे कि सेल ग्रोथ सिर्फ एक पर्टिकुलर फेज में होती थी। इस फेज को क्या बोलते थे हम? इंटरफेस। इंटरफेज। और सेल डिवीजन होता था हमारा एम फेज में। यस, वेरी गुड। इंटरफेज का टाइम पीरियड कितना होता था? पूरी सेल साइकिल का टाइम पीरियड होता था 24 आवर। और इंटरफेस का टाइम पीरियड कितना होगा? 95% उसका 23 आवर, मतलब 19 से 23 अप्रोक्स कितना। और एम फेज का टाइम पीरियड होता है सिर्फ 5%। 1 आवर, है ना। अब इंटरफेस को आगे मैंने डिवाइड किया था। एक आती है आपकी G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में हमने देखा था सेल अपनी ग्रोथ कर रहा था। S फेज में सेल अपना क्या कर रहा था? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए सिंथेसिस। यस, इसको डीएनए रेप्लिकेशन भी लिख सकते हैं या फिर आप सिंथेसिस लिख लो। और G2 फेज में सेल क्या कर रहा था हमारा? G2 फेज में सेल अपना कर रहा प्रोटीन था सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। यस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये दोनों आपके तीनों के तीनों साइकिल्स हमारा सेल फिनिश करके आ चुका है ना। सेल अभी हमारी सेल साइकिल में चल रहा है 24 आवर की जो है। अब 24 आवर में से सेल ने 23 आवर कवर अप कर लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि सेल 1 आवर में क्या क्या काम करेगा। स्टार्ट करें अब सेल का 1 आवर चेक करना कि सेल 1 आवर में क्या क्या कर रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो, ये हमारा एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखना है तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी हमारे सेल के डिवीजन फेज में, मतलब एम फेज में। ये आपका जो सेल है उसके अंदर क्या हो चुका है? डीएनए डबल हो चुका है, सेल का ग्रोथ हो चुकी है, ये सारी चीजें। अब एम फेज को ही हम बोलते हैं आपका मोस्ट ड्रामेटिक फेज। क्यों बोलते हैं हम इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज? Why we call it most dramatic? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी मैं चीजें यहाँ पे दिखाऊंगी ना आपको, एक एक एनसीईआरटी से कनेक्टेड है। एक एक एनसीईआरटी की लाइन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है कि एम फेज को हम मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। क्यों इसको ड्रामेटिक फेज बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपके सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका होगा रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स इसके अंदर होता है। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स है मेरे सेल के पास वो अपने आप को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखो, वो तो आपकी कलरफुल इमेज थी, ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज अगर आपकी दिखेगी। एम फेज में नेक्स्ट चीज आती है कि एम फेज के अंदर होता है इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज की माइटोसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे। पहली चीज आप ये क्लियर करेंगे, माइटोसिस के अंदर होता है इक्वेशनल। अब इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मैम इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में सेम होते हैं। यस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे बट अमाउंट ऑफ डीएनए वेरी, यही ना? यस मैम। अमाउंट ऑफ डीएनए आपका वेरी करेगा। ये आपका हुआ इक्वेशनल डिवीजन के बारे में। अब देखो इक्वेशनल डिवीजन कैसे हो रहा है। ये मेरा सेल है, इस सेल के अंदर क्या हुआ? आपके इस न्यूक्लियस ने अपने आप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपको कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? 1 2 3 4। टोटल क्रोमोसोम कितना है? 4। तो मतलब 2n = 4 है ना यहाँ पे, यस मैम। है ना। अब इसके अंदर से इस एक न्यूक्लियस ने, देखो यहाँ पे 2 सेल्स के न्यूक्लियस बना, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 4। और इसके अंदर
4 तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है लेकिन वेरी क्या करा, अब यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख रही है, मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर है 2 क्रोमेटिड, है ना, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड, लेकिन Yes, इसी ma'am. स्ट्रक्चर में आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमेटिड है, सिंगल क्रोमेटिड। यस मैम। Yes, ma'am. क्रोमोसोम नंबर सेम है लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए कम हो रहा है ना, अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए ऑलमोस्ट आपका रिड्यूस टू हाफ हो गया है। फिर यही सेल आपका क्या करेगी, ये वाले प्रोसेस को तो हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस समझते हो? न्यूक्लियर Yes, ma'am. Nuclear Yes, तो division. यहाँ पे क्या हो रहा है ये वाला स्टेप में, साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म तो डिवीजन। हमें सबसे पहले ये कैरियोकाइनेसिस पढ़ना है कि आखिरकार ये होता कैसे है, कैसे हमारा एक सेल ने, एक न्यूक्लियस ने 2 न्यूक्लियस बना लिए, ये पूरा इसके बीच बीच में कौन कौन सी फेजेस आती है वो सारा हमें पढ़ना है। स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल। प्रोजेनी सेल मतलब ये जो आपकी डॉटर सेल्स बनी, ये डॉटर सेल, इन्हीं को बोलते हैं हम प्रोजेनी सेल, वो आपका सेम है। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे बट अमाउंट ऑफ डीएनए आपका चेंज हो जाएगा। यस मैम। चलो अब आगे। मैम आप लास्ट में स्लाइड दिखा दोगे ना स्क्रीनशॉट ले? हाँ, मैं लास्ट में सारी स्लाइड्स आपको दिखा दूंगी एक साथ, ठीक है? ओके मैम। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब जब हम माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस कराएंगे, जब हम माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस कराएंगे तो हम उसको 4 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से स्टेजेस में डिवाइड करते हैं? मैम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। Yes, very good. So it is very essential to understand the cell division in a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages. इनका कहने का मतलब ये है कि जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस चल रहा है उसको हमें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की तरह पढ़ना होगा। हम ये मतलब उन प्रोसेसेस के बीच में, उन स्टेजेस के बीच में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, हम ये नहीं बता सकते कि ये वाली आपकी प्रोफेज, ये मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बस देख के एक आइडिया बता सकते हैं ना सिर्फ हम कि हाँ अभी इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम का शेप ऐसा है, क्रोमोसोम की इस जगह पे है, तो उस बेसिस पे हम बता सकते हैं, लेकिन कोई भी क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हम इसके अंदर, ये चीज। अब देखते हैं कौन कौन सी फेजेस होंगी। देखो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था कि आपका सबसे पहले सेल G1 फेज में आता है, फिर उसके बाद कौन सी फेज में आता है? एस। G1 के बाद S में आएगा, फिर आपका G2 में आएगा। फिर कोई G2। बताएगा इस फेज में हम क्या क्या कर रहे थे? S फेज में हम क्या क्या करते हैं? डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस करते हैं, उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट चीज कर रहे थे वहां पे, इसमें डीएनए डबल हो जाता है और क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। बेटा सेंट्रियोल का अमाउंट भी तो डबल कर रहे थे ना इसमें ही, बताओ। यस मैम। मैम सेंट्रियोल भी डबल हो नहीं जाता है बेटा, वो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला स्टेप हम कर रहे थे यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस, इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को इसको रिवाइज करते रहना। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके साथ साथ क्या किया था हमने? सेंट्रियोल को डबल किया था। जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना क्लास में, प्लीज टाइम से आ जाया करो। लेट क्लास में आओगे तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा? आएगा कुछ समझ में बीच में से? हम जब आप स्टार्ट करोगे, कोई लेक्चर सुनोगे तो प्लीज क्लास में टाइम से आया करो। मैं यहाँ पे आपको माइटोसिस पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे लेट आए ना प्लीज सुन लो, माइटोसिस जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है। सिर्फ ये देखा है माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब कि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज हो जाता है। माइटोसिस के अंदर 4 फेजेस आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चारों फेजेस के नाम याद रहेंगे। अगर नहीं याद रहते हैं तो इसको ऐसे याद रख लो, PMAT, PMAT भी हम इसको बोल देते हैं, PMAT, आप इसको याद रखो। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका प्रोफेज से। अब देखो प्रोफेज के अंदर क्या होगा। सबसे पहली चीज, प्रोफेज आपके माइटोसिस की सबसे पहली स्टेज है, जो किसके बाद आती है?
सबसे पहले G1 आया S, और G2 के बाद आने वाली सबसे पहली स्टेज आपकी कौन सी है? प्रोफेज है। तो बच्चों ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी में। सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठे हो, ये बताओ पहले मुझे। यस मैम। एनसीईआरटी बुक में प्रोफेज में पहली लाइन कोई रीड करके बताओ क्या लिखा हुआ है? प्रोफेज जहां पे इससे स्टार्ट हो रहा है आपका। Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phases of interphase. नेक्स्ट लाइन। In the S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. तो अब आपने जो फर्स्ट लाइन पढ़ी ना, इस फर्स्ट लाइन को यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो? फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा, फर्स्ट लाइन का मतलब सिर्फ ये है कि प्रोफेज आपका किसको फॉलो कर रहा है? एस और G2 को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। बच्चे बोलेंगे मैम एस और G2 को कैसे फॉलो कर रहा है? बेटा पहले एस आ रहा है, मतलब इससे पहले तो G1 आया होगा, एस आया पहले, G1 के बाद एस आया, फिर G2 आया। G2 के बाद सबसे पहली फेज कौन सी आ रही है? प्रोफेज आ रही है ना। तो किसको फॉलो कर रहा है? एस और G2 को फॉलो कर रहा है आपका प्रोफेज। ऐसे ही अगर मैं बोलूं आपको, G2 कौन सी फेजेस को फॉलो कर रहा है? G1 और S. G1 और S को फॉलो कर रहा है। तो ये वाली लाइन क्लियर हुई कि कैसे फॉलो कर रहा है आपका माइटोसिस? Yes मैम। चलो वैसे अगर हम कहना चाहें कि प्रोफेज इन तीनों फेज को भी फॉलो कर सकता है ना, G1 और फिर S फिर G2। हाँ, तीनों को भी फॉलो कर सकते हैं, तीनों को लिख दो। और प्रोफेज ही पता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है आपकी एम फेज की, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एम फेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, तो आप क्या आंसर करोगे? प्रोफेज। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, तो क्या आंसर करोगे? एनाफेज। G1 phase. वेरी गुड, G1 फेज। सेल साइकिल की बात कर रहे हैं बेटा, सेल साइकिल में इंटरफेज और एम फेज दोनों आ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एम फेज की बात करेंगे ना, अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे G1 भी आएगा, प्रोफेज आ जाएगा, मेटाफेज, एनाफेज, तो बच्चे बड़ी जल्दी G1 को लगा के आएंगे कि हमने तो देखा था G1 में सेल 8 से 12 घंटे तक रहता है। लेकिन वो ये चीज नहीं देखते, यहाँ पे सिर्फ एम में पूछा गया क्या एम में G1 फेज आती है? नो मैम। नहीं आती ना, वही चीज। तो देखो, अब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि आपका जो इंटरफेज जब हम पढ़ रहे थे, इंटरफेज में जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्रोमेटिन की फॉर्म में था, मतलब ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में था। अब मुझे इस कंडेंस फॉर्म को क्या कराना है? क्रोमोसोमल फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट कराना पड़ेगा? इसके पीछे का लॉजिक, मुझे जो ये मेरा डीएनए अभी इस फॉर्म में है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मुझे इसको इस शेप में लेके आने की क्या जरूरत है जैसे ही मैं प्रोफेज में एंटर हुई? क्योंकि आप खुद देखो, मेरे पास एक बार डीएनए है इस फॉर्म में और एक बार डीएनए इस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? ए और बी, दोनों में से किस फॉर्म में डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना इजी है? बी में। B में. तो इसलिए मुझे क्या कराना पड़ेगा? प्रोफेज में आते ही इस क्रोमेटिन को, इस स्ट्रक्चर को बोलता है क्रोमेटिन, है ना, और इसको बोलते हैं हम आपका क्रोमोसोम। तो इस क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, आपको पता है डीएनए पैक्ड होता है किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक होकर क्रोमेटिन बना लेता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, ये क्रोमेटिन देखो, दिख रहा है ना आपको, ये क्रोमेटिन कैसे अपने आप को ऐसे इसके अंदर क्रोमोसोम में इकट्ठा होगा। देखो कितना ज्यादा कंडेंस हो चुका है अभी, ये दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर में अच्छे से? यस मैम। तो ये चीज कंडेंस क्यों हो रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर आपके नए डीएनए मॉलिक्यूल बने थे। कौन सी फेज में नया डीएनए बना था इंटरफेज की? बताओ, इंटरफेज की कौन सी फेज में? Question again. बहुत बढ़िया, तो बताओ। बेटा तेज बोलो थोड़ा। Ma'am, please repeat it again. नहीं। बेटा किसी का माइक प्लीज। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था इंटरफेज की? Ma'am, S phase में. एस फेज में। तो जो एस फेज में मेरा नया डीएनए मॉलिक्यूल बना था ना, अब वो डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको हम अलग अलग कर पाए, लेकिन वो इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड मतलब आपस में ऐसे चिपका हुआ है। तो
हमें क्या कराना है प्रोफेज के अंदर, उस चिपके हुए डीएनए की अनटैंगलिंग करानी है। क्या करानी है? अनटैंगलिंग, मतलब उस क्रोमोसोम, उस क्रोमेटिन मटेरियल को मुझे ऐसे क्रोमोसोम फॉर्म में लेके आना है। तो देखो अर्ली प्रोफेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अर्ली प्रोफेज को आपका पहला आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है आपका, ये जो क्रोमेटिन है ना, इसी को यहाँ पे हम क्रोमोसोमल मटेरियल भी बोल रहे हैं। इस क्रोमोसोमल मटेरियल को मुझे क्या कराना है? यहाँ पे कंडेंस कराना है, और कंडेंस करा के मुझे क्या बनाना है? इसका क्रोमोसोम। यस, मुझे यहाँ पे क्रोमोसोम बनाने हैं। अब क्रोमोसोम्स आपके बन जाएंगे। देखो अब आगे। मैम हिस्टोन प्रोटीन हेल्प कराता है कंडेंस होने में। यस, हिस्टोन प्रोटीन, बिकॉज आपका जो नया डीएनए बना था ना, वो नया डीएनए तो हिस्टोन के ऊपर ही रैप है ना। देखो ये वाली स्ट्रक्चर को ना बहुत अच्छे से आप देखना। एक सेकेंड, मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रही हूँ। ये वाली स्ट्रक्चर देखो। इस स्ट्रक्चर में आपको ऐसे दिख रहा है कि बीच में एक सर्कल है, दिख रहा है सर्कल? थोड़ा सा ना जूम करके देखना इस स्ट्रक्चर को, और इस सर्कल के ऊपर ना ऐसे डीएनए रैप है, ऐसे दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। ये जो बीच में सर्कल है ना बेटा, ये सर्कल हिस्टोन है। तो जो नया डीएनए बना था ना, वो नया डीएनए हिस्टोन के ऊपर रैप्ड है हमारा। अब हमने क्या कराना है? इस वाली जो नया डीएनए बना था, उस नए डीएनए को और ज्यादा कंडेंस कराना है, ताकि वो एक क्रोमोसोम की फॉर्म में आ पाए। क्रोमोसोम क्या? इट इज द मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। जब माइटोसिस आपका बिगिन होने वाला होता है, क्रोमेटिन पैक हो जाएंगे बहुत ज्यादा टाइटली, तभी वो हमें एक क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखने लग जाएंगे। ओके मैम, ठीक है, चलो। अब उसके साथ साथ सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा? अब हमने सेंट्रियोल बनाए थे नए। कौन सी स्टेज में बनाए थे बच्चों सेंट्रियोल? एस फेज। एस फेज। तो अब उन एस फेज जो मेरे सेंट्रियोल बने थे, उसका रोल अब यहाँ पे आएगा। ये रहे देखो आपके सेंट्रियोल, ऐसे बनाए थे ना स्ट्रक्चर, ऐसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये सेंट्रियोल क्या होने लग जाएंगे? अब अपोजिट पोल्स पे मूव होने लग जाएंगे। एक इस वाले पोल पे आने लग जाएगा, दूसरा इस पोल पे आने लग जाएगा। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करेंगे, और इसके साथ साथ अपने अंदर से स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज करेंगे ऐसे। और जब ये स्ट्रक्चर जब स्टार्ट करता है ना, ये अपने अंदर से स्पाइंडल फाइबर रिलीज करना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर का मतलब पता है क्या होता है? स्टार। बिल्कुल स्टार, बीच में स्टार शेप की तरह बन जाएंगे। और स्टार जैसे शाइन करता है ना, उसकी शाइन, जैसे कि हम सन की शाइन बनाते हैं तो सन के साइड ऐसे लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे ही इसके साइड में हम छोटी छोटी लाइंस जो ड्रॉ होती है, इसलिए हम इसको स्टार स्ट्रक्चर बोलते हैं। और स्टार स्ट्रक्चर ये क्या करेगा? अपने अंदर से स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज करेगा। देखो उसकी एनिमेशन में आपको दिखाती हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, इस वाले स्ट्रक्चर में हो रहा है ना, देखो दोनों सेंट्रल अलग पोल पे मूव कर रहे हैं। यस मैम। है ना? अब जैसे जैसे मूव करेंगे ना, ये इनके अंदर से ऐसे स्पाइंडल फाइबर्स निकलने लग जाएंगे ऐसे। ये पूरे ऐसे सेल के अंदर स्पाइंडल फाइबर्स निकल जाएंगे। अब पूरे सेल के अंदर स्पाइंडल फाइबर फैल जाएंगे, तो सेल के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेली है, इस वाले ऑर्गेनेली को क्या बोलते हैं? गोल्गी गोल्गी बॉडी। गोल्गी एपरेटस। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली बताना, ये वाली कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दिस वन इज न्यूक्लियर एंगुलर। न्यूक्लियोलस। अब इन तीनों ऑर्गेनेली के साथ क्या होगा? क्योंकि पूरे सेल के अंदर स्पाइंडल फाइबर्स आ गए हैं, अब इन ऑर्गेनेलीज क्या करेंगी? ये कौन सा सिंबल है? मतलब अब ये तीनों सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर हो जाएंगी। बताओ, आया समझ में? अब एक बार फिर से रिवाइज कर लो पूरा। देखो पहला स्टेप क्या होगा मेरे सेल के अंदर? फर्स्ट स्टेप बताओ प्रोफेज का। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है किसकी? आपके एम फेज की है लॉन्गेस्ट फेज। यस मैम। अब पहला होगा आपका अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए। अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। कंडेंसेशन ऑफ डीएनए,
आपके डीएनए का होगा कंडेंसेशन टू फॉर्म विजिबल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। विजिबल क्रोमोसोम बनने आपके लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ था? सेंट्रियोल Centrioles moves opposite poles. अपोजिट पोल। Cell organelles disappear. हाँ, अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल्स आपके मूव किए थे, उसके साथ साथ आपका क्या बनने लग गए थे? स्पाइंडल स्पिंडल फाइबर। फाइबर्स। Fiber स्पाइंडल release. फाइबर असेंबली का हो गया था इनिशिएशन। इन्हीं स्पाइंडल फाइबर्स को हम आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा? प्रोफेज के एंड में, एट एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में क्या हुआ था? Cell organelles disappear. मैम बता दो। नहीं बोलना मैम से, कुछ बोलना है? क्या बोल रहे हो? रिपीट क्लास बेटा आपकी 8 बजे होगी। देखो, सेल ऑर्गेनेलिस डिसैपियर, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली डिसैपियर हुई थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi apparatus. और न्यूक्लियोलस। ये सात सात आपकी डिसैपियर। अब इसके साथ साथ इसका एंड आपका आइडेंटिफाई किया जाता है, जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, वो भी डिसैपियर होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट डिसैपियरिंग। डिसैपियर होना वो लग जाएगा। अब डिसैपियर होना फिनिश कब होगा? जब आपका नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी। नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है? मैम हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि एस्टर फॉर्मेशन होगी। एस्टर फॉर्मेशन आप लिख सकते हो बेटा। जो आपके सेंट्रियोल है, अपने अंदर से स्पाइनल फाइबर्स निकाले ना, उस स्ट्रक्चर को ही हम एस्टर बोल देते हैं। इसलिए हमने उसको अलग से नहीं लिखा कि हम उसको एस्टर का बन रहे हैं, क्योंकि हमने ये लिख दिया ना, सेंट्रियोल्स आपके अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं, और जब वो मूव करेंगे अपने अंदर से स्पाइनल फाइबर रिलीज करेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका आंसर सब बच्चे पोल में देंगे। ओके मैम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस की प्रोफेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट पढ़ो, सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो, फोर्थ पढ़ो, फिर देखो कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। मैम ये तो क्वेश्चन हो गया, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। यस मैम, डी मैम डी हो गया, डी हो गया। बेटा कौन सा फॉल्स है? मैम डी बेटा डी क्या हुआ? देखो, डी क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर इन प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम्स तो दिखने लग जाते हैं ना आपके, और क्रोमोसोम्स के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है अभी, तो दो क्रोमैटिड तो ऑब्वियसली दिखेगा। सी फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के एंड पे सेल में हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर, ये सारी चीजें दिखेंगी। क्या दिखती है ये हमें? नो मैम, होना चाहिए था। डिसअपियर हो जाती है। नहीं होती ना विजिबल, डिसअपियर हो Yes, जाती ma'am. है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, मतलब इनकरेक्ट सी है, तो आपको ऑप्शन लगाना है। मैम क्लियर है ये सबको? यस मैम। चलो अब आता है हम आपके मेटाफेज पे। अब देखो मेटाफेज मैम आपने रिपीट क्लास लो ली? क्या बोल रहे हो? मैम आप रिपीट क्लास लो ली? यस यस, मैंने बोला है रिपीट क्लास लेंगे, 8 बजे आपकी रिपीट क्लास ठीक होगी। है, ओके मैम, बाय। ओके, देखो अब मेटाफेज में क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रोफेज के एंड पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लग जाता है, और वो डिसअपियर होना कंप्लीट कहाँ पे होता है? मेटाफेज के स्टार्टिंग में। तो अगर हम पूछे मेटाफेज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मेटाफेज स्टार्ट हो गई है?
मैम मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। यस, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। जैसे ही आपको दिखेगा बेटा ये वाले जो आपने पॉइंट्स बताए ना कि आपका क्रोमोसोम्स ज्यादा कंडेंस वाला, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको पता कैसे लगेगा कि सेल का प्रोफेज फिनिश हो गया मेटाफेज? सेल कोई सिग्नल तो देती नहीं है, ना ही सेल को पता है प्रोफेज मेटाफेज क्या होता है ना? तो सेल का आप कैसे पता लगाओगे? जब ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले ऐसा था, डॉटेड डॉटेड हो गया था प्रोफेज के अंदर, और फिर आपने देखा कि ये पूरा का पूरा गायब हो गया, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अब ऐसे क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आपको दिखने लग गया है ऐसे। ये तो यहाँ पे आप पहचान जाओगे कि प्रोफेज फिनिश हो गया है, अब मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेप आपका बताता है स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस? ये बता पाओगे? एनसीईआरटी आप लेके बैठे हो, उसमें लिखा होगा, देख रहे होगे आप, फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स आपका पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो चुके हैं। अब क्रोमोसोम्स आपके पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो गए, अब यही एक ऐसी स्टेज है जहां पे आप क्रोमोसोम को बहुत इजीली देख सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें आप अपने क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में बहुत इजीली देख सकते हो। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्रोमोसोम में एग्जैक्ट ऐसी, माइक्रोस्कोप में एग्जैक्ट ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वो कौन सी फेज है जिसमें हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में बहुत इजीली देख सकते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज। आपके एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मींस क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं, और इतने ज्यादा कंडेंस हो गए हैं कि अब हम उनको माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। इसीलिए बच्चों हम बोलते हैं कि ये आपकी एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे अगर हमें मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है ना क्रोमोसोम की, तो बहुत इजीली स्टडी किया जा सकता है। इवन कभी भी आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो आप सिर्फ मेटाफेज में स्टार्ट करते हो, M फॉर मेटाफेज, M फॉर मॉर्फोलॉजी, ऐसे इसको याद रखा जाता है। मैम अगर मॉर्फोलॉजी, हाँ बोलो। जब जैसे डीएनए टेस्ट होता है तो मतलब हाँ। मेटाफेज पे ही देखते हैं फिर हम? बेटा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है ना, वो आप वही वाला टेस्ट बोल रहे हो ना कि आपका पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों सेम ही है या नहीं, उसके लिए, हाँ उसके लिए बेटा आपका वही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, आप क्रोमोसोम, अच्छा आप खुद बताओ, क्या आप क्रोमोसोम को देख के बता सकते हो कि ये क्रोमोसोम पेरेंट से ही आए? बेटा क्रोमोसोम तो सबके सेम ही होता है ना, यहाँ पे सिर्फ हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं, क्रोमोसोम के अंदर का जो मटेरियल है ना वो थोड़ी ना देख सकते हैं। अब अच्छा मटेरियल भी चलो आपने देख लिया, क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलेगा? सिर्फ डीएनए मिलेगा। क्या सिर्फ डीएनए को देख के आप बता पाओगे कि ये आपका पेरेंट से ही आया है? क्योंकि डीएनए तो सबके सेम होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है उसके अंदर, और शुगर होगी और फॉस्फेट ग्रुप होगा। वो वाला मेथड पूरा अलग होता है, वहां पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में पता क्या होता है आपको? पता है हमारे हर एक इंडिविजुअल आपका 99% सिमिलर होता है, सिर्फ 99.9% इवन हम इसको बोलते हैं, 0.1% डिफरेंस होता है सिर्फ हमारे, एक आप और मेरे अंदर कितना डिफरेंस है? सिर्फ 0.1 डिफरेंस है। इसी 0.1 डिफरेंस की वजह से हम सब अलग अलग दिखते हैं इंडिविजुअल्स। तो सिर्फ क्या किया जाता है, जो 0.1% डीएनए होता है ना आपका, इस 0.1% डीएनए की को स्टडी किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिसको हम मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं। तो वहां पे स्ट्रैंड्स देखे जाते हैं। आपको पता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इन बेस पेयर्स को चेक करके बताया जाता है कि बिकॉज सेम ही सीक्वेंस, अगर एक ऑफस्प्रिंग के अंदर ये वाला सीक्वेंस है एटीजीसी वाला, तो उसके फादर के अंदर भी ना ये सीक्वेंस मिलेगा एटीजीसी। तो ये सीक्वेंस स्टडी करके बताया जाता है कि ये पेरेंटल जो टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप सीक्वेंस नहीं देख सकते, यहाँ पे आप सिर्फ क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ये वाला स्टेप समझ में आया कि यहाँ पे आप क्रोमोसोम की, देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब नहीं होता है ना, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसे दिखता है, अंदर से डीएनए थोड़ी ना उसको देख सकते हैं, नहीं तो ये एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम भी लिख देते हैं यहाँ पे, तो मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं हम इसमें। तो पहला स्टेप मेटाफेज का ये हुआ था कि न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया था। सेकेंड स्टेप हुआ
कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया, अब क्रोमोसोम का माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। थर्ड स्टेप हुआ कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो इसी स्टेज में स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम हमें दिखेगा, कैसा क्रोमोसोम दिखेगा? जिसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड वाला, बीच में 2 सेंट्रोमियर से आपके क्रोमोसोम्स अटैच होंगे। ये क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आपने वर्ड सुना है काइनेटोकोर, तो काइनेटोकोर का मतलब पता है क्या होता है? ये आपके सेंट्रोमियर के बाहर ऐसे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर आके अटैच हो जाती है। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर से ही आपके देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये माइटोटिक स्पाइंडल या फिर स्पाइंडल फाइबर अटैच होता है। तो हमेशा याद रखना स्पाइंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, जो कि एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है और प्रोटीनियस इन नेचर होती है। क्लियर ये चीज? यस मैम। चलो अब देखो क्रोमोसोम क्या होगा, मेटाफेज का जो एंड वाला पार्ट होगा। अब मेटाफेज में क्या हो जाएगी, एक मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी। मेटाफेजिक प्लेट का मतलब क्या होता है, अब ये कैसे बनती है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स है ना, अब अपने आप को एक इक्वेटर पे इकट्ठा कर लेंगे। और क्या होगा, जो ये आपके स्पाइंडल फाइबर, मतलब जैसे ये क्रोमोसोम है ऐसे, इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी क्रोमेटिड्स है आप ये बताओ पहले मुझे? 2 क्रोमेटिड्स है ना। तो एक क्रोमेटिड तो एक साइड के स्पाइंडल फाइबर से अटैच होगी, दूसरा दूसरे से। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपका अलग अलग पोल से, एक पोल से जो स्पाइंडल फाइबर आ रहे हैं, एक सेंट्रोमियर उससे अटैच है, दूसरा सेंट्रोमियर दूसरे पोल के से अटैच है। इसकी वजह से क्या है, क्रोमोसोम बिल्कुल एक सेंटर में अटैच हो जाएंगे। और फिर ये एक पोल वाले जब क्या करेंगे, अपने स्पाइंडल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, तो एक क्रोमेटिड एक साइड चली जाएगी, दूसरी क्रोमेटिड दूसरी साइड चली जाएगी। यही तो कराना है ना हमें, हमें डिवीजन कराना है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मटेरियल का। तो अब पढ़ो ये लाइन क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स। मैम अभी जो आपने बोला रिपीट कर सकते हो? हाँ मैंने ये बोला, अब हमें पता है कि क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड है ना। अब ये जो एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये तो एक साइड वाले पोल से जो आपके स्पाइंडल फाइबर आ रहे हैं उससे अटैच है, और दूसरे वाली सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे वाले पोल से के स्पाइंडल फाइबर से अटैच है। फिर अभी आप देखोगे नेक्स्ट फेज में पता है क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे सेंट्रियोल है ना, ये क्या करेगा, इन स्पाइंडल फाइबर को ऐसे अपनी साइड खींचेगा, ये इधर से इसको अपनी साइड खींचेगा। बीच वाले क्रोमोसोम का बेचारे का क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर आ जाएगा, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला जाएगा। यही तो होगा ना बाद में। ओके मैम। ये तो इसी की वजह से हमारा न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। ये देखो, इसको जो बीच में प्लेट बनती है ना, जब आपके क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे इकट्ठे हो जाते हैं, इसको बोलता है मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि मेटाफेज के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन में अलाइन कर लेते हैं, अलाइनमेंट हो जाता है उन सबका एक प्लेन में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका मेटाफेज प्लेट। क्लियर? चलो अब देखो ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, मैम दिख रहा है कैसे आपको? हाँ हाँ बोलो। मैम मेटाफेज प्लेट को इक्वेटोरियल फेज प्लेट भी कहते हैं ना? हाँ इक्वेटोरियल प्लेट भी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन ये मेटाफेज में बन रही है इसलिए इस इक्वेटर को हम मेटाफेजिक प्लेट बोल रहे हैं। ओके मैम। इक्वेटर तो हर चीज का वही होता है, सेंट्रल वाली लाइन। अब मेटाफेज में बन रहा है तो इसको याद रखने के लिए इसलिए मेटाफेज प्लेट उन्होंने नाम दे दिया। ओके ये एनिमेशन क्लियर हो रही है ना सबको? देखो सेंटर में कैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो दिखावे हुए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मेटाफेज प्लेट। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। इसका आंसर भी पोल में देना पसंद करोगे? ये वैसे तो सबसे इजी है। मेटाफेज। पोल में मेटाफेज। अरे बेटा रुक बी जाओ, ऑप्शन। पोल में आंसर करना, शांति रखो बेटा, शांति, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। चलो अब बताओ,
अच्छा, जब हम लास्ट क्लास में हैंड रिटन से पढ़ रहे थे, आज एनिमेशन से पढ़ रहे हैं, किस में ज्यादा मजा आ रहा है क्लास में? मैम दोनों मिला के ठीक लग रहा है। दोनों मिला के सही लग रहा है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा हम इमेजिनेशन, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में था ही भी नहीं कुछ हमारा एनिमेशंस का, वहां पे ग्रोथ हो रही है या फिर डीएनए रेप्लिकेशन डबल हो रहा है। इस वाली में बहुत सारे डायग्राम्स थे, आपके एनिमेशन समझना जरूरी था, इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को एनिमेशन से अटैच किया। हाँ बोलो बोलो डोली। नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल एक ही चीज है। सेंट्रोजोम और आपका सेंट्रियोल, हाँ बात एक ही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। बता क्या डिफरेंस है मैम? एक सिंगल को तो हम बोलते हैं सेंट्रियोल, और जब एक साथ दो हो जाता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोजोम। मतलब एक सिंगल यूनिट है, ये आपके दो को हम बोलते हैं सेंट्रोजोम, बस ये डिफरेंस है। और मैम सेंट्रोमर और बेटा सेंट्रोमियर तो आपका वो होता है ना जिससे आपके क्रोमेटिड्स अटैच होता है, ये इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, जिससे आपकी दोनों आर्म्स अटैच होती हैं क्रोमोसोम की। मैम जैसा आपने बताया कि जो सेंट्रियोल है वो एस फेस में डबल होता है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि वो किस फेस में डबल होता है तो हम इंटरफेस बोले या एस फेस बोले? बेटा एस फेस बोलो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे। अगर आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है इंटरफेस, एस फेस और आपका G1 लिख दिया और आपका मेटाफेज लिख दिया, तो आप कौन सा चूज करोगे? एस फेस। एस फेज चूज करोगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दे दिया ऐसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और इंटरफेज, अब क्या चूज करोगे? इंटरफेस। अब समझ में आया कैसे चूज करना? यस मैम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाया करो। चलो ओके मैम। अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों ने दिया बी, बी ही इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम एनाफेज पे। एनाफेज में देखो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एनाफेज के अंदर एक चीज होता है। अभी जो ये हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे इकट्ठे हो गए थे ना, ये क्या हो जाएंगे, बीच में से सेपरेट हो जाएंगे। ये वाली एनिमेशन ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, और ये अलग अलग ऐसे मूव पोल्स पे मूव करने लग जाएंगे। और आपको दिख रहा है यहाँ पे ना क्रोमोसोम की एक शेप बन रही है ऐसे। तो एनाफेज के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम वी शेप के दिखाई देता है? एनाफेज। याद रहेगा। और आपको एक चीज, एक वर्ड और एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा, ट्रेलिंग बिहाइंड। इसका मतलब पता है क्या होता है? मैम मतलब पीछे की तरफ जाना, जैसे को पीछे की तरफ खींच के लेके जाना। देखो मैं इसको अपना नेक्स्ट एनिमेशन में यहाँ पे देखो, ऐसे ना ये वाले जो स्पाइंडल फाइबर इनको अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ना क्रोमोसोम के ऐसे दोनों के दोनों आर्म्स ना पीछे की साइड हो गए हैं, उनको आगे से कोई खींच रहा है तो बेचारे खींचे जा रहे हैं। उस वाली कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रेलिंग बिहाइंड। और आपकी जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगी दोनों क्रोमेटिड, तो तब हम उस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? डॉटर क्रोमोसोम। क्लियर? अब देखो एज ईच क्रोमोसोम आपका मूव हो चुका है, ये जो बीच में मेरी प्लेट थी, इक्वेटोरियल प्लेट से अलग अलग पोल पे दोनों क्रोमोसोम्स मूव करेंगे, है ना। और जो सेंट्रोमियर होगा हर एक क्रोमोसोम का, ये सेंट्रोमियर इज अटैच कहाँ है? टुवर्ड द पोल। पोल की साइड सेंट्रोमियर आपके क्रोमोसोम्स को खींचेगा। विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम की जो आर्म होंगी वो ट्रेलिंग बिहाइंड करेंगी, अपने उनकी सेंट्रोमियर के साथ खींची चली जाएंगी। बताओ हो रहा है एक एक वर्ड क्लियर यहाँ पे आपका? यस मैम। अब ये एनिमेशन देखो, देखो पहले अटैच थे और अब अटैच के बाद डिटैच होने के बाद कैसे हो जाएंगे। और जैसे ये डिटैच हुए, डिटैच होने के बाद यहाँ पे, अच्छा अगर आपसे एनाफेज को पूछे एनाफेज में क्या क्या हो रहा है, पहली चीज आप लिखोगे एनाफेज में आपके सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहे हैं। सेंट्रोमियर ही तो स्प्लिट हुए ना, एंड क्रोमेटिड्स यस मैम। सेपरेट हो गई। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ? क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल्स। यस, क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पे अब क्रोमेटिड, बस इतना होगा एनाफेज में, उसके अलावा कुछ नहीं होगा।
और इसके साथ साथ लिख लो वी शेप के क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाई देता है, वी शेप क्रोमोसोम विजिबल। और इसके साथ साथ एक और स्टेप लिख लो, ये सबसे शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट है। देखो कुछ काम नहीं किया सेल ने इस वाली फेज के अंदर, सिर्फ सेंट्रोमियर को ब्रेक करके और अलग अलग पोल पे मूव करा दिया, तो इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट फेज भी हुई ना। यस यस मैम। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे, एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फिर से सब बच्चे पोल में आंसर करोगे। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ आपका। जल्दी से आंसर करो। हो गया खुशी का? डन मैम। ओके, अरे वाह वेरी गुड बच्चों, मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए आंसर किया है, बस एक बच्चा गलत हो गया, उसने बी आंसर कर दिया। उसका गलती से हुआ या कंफ्यूजन है उसको? बेटा बी आंसर किसने किया? एक स्टूडेंट ने किया है बी। देखो बी में क्या लिखा है, स्पाइंडल फाइबर काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पाइंडल फाइबर अटैच। कौन सी फेज में हुए थे वो? एम फेज में ही हो गए थे ना? हाँ मेटाफेज में हो गए थे हमारे, राइट। तो बेटा गलती से हुआ होगा तो प्लीज इसको सही कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है ये, सेंट्रियोम स्प्लिट हुए एंड क्रोमेटिड सेपरेट। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल आपका। अब नेक्स्ट स्टेज आती है आपके टीलोफेज। अब देखते हैं टीलोफेज में क्या होगा। ये क्रोमोसोम्स आपके जो अपोजिट पोल पे चले गए ना, अब वहां पे क्या होगा, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। डीकंडेंसेशन का मतलब पता है? डीकंडेंसेशन क्या होता है? डीकंडेंसेशन, यस वेरी गुड हर्षिता, कर देगा से मतलब। कॉइल्ड हो जाएंगे। हाँ मतलब पहले तो ना देखो इस वाले मटेरियल से बना के हमारे क्रोमोसोम बन रहे थे ऐसे, है ना। अब जब क्रोमोसोम वापस से खुल के क्रोमेटिन में बनने लग जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीकंडेंसेशन। देखो ये रहा आपका, यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से आपका अगर क्रोमेटिन से अगर क्रोमोसोम बन रहा है तो उसको बोलेंगे क्रोमेटिन कंडेंसेशन। लेकिन अगर इसका अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन हम इसको बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या होगा यहाँ पे, दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल। अगर अलग अलग पोल पे जब हमारा क्रोमोसोम पहुंच गया है, वहां पे क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लग जाएगा और अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। इसके साथ साथ एक और स्टेप होने लग जाएगा, आपका न्यूक्लियर एनवेलप बनने लग जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बनने लग जाएगा। इंडिविजुअल क्रोमोसोम आपके नहीं दिखाई देंगे, क्रोमेटिन मटेरियल आपको दिखाई देगा, वो भी एक मास की फॉर्म में अलग अलग पोल पे ऐसे इकट्ठा हुआ। और अब क्रोमेटिन मटेरियल को तो अपने चारों तरफ क्या चाहिए, एक प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए? क्रोमोसोम को रहने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो प्रोटेक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, न्यूक्लियर एनवेलप कराना पड़ेगा। ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो जाएगी अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा सेकंड पॉइंट पे एग्जैक्ट ये लिखा हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। और इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस गोल्गी डॉटर न्यूक्लियाई सेल ऑर्गेनेलिस अगेन रिफॉर्म। यस सेल ऑर्गेनेलिस। फिर से देखो ये बनने लग रहा है ऑर्गेनेलिस। हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका होता है टीलोफेज फिनिश। ये देखो जैसे ये आपका क्रोमोसोम है यहाँ पे, ये आपके इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, फिर चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप बनने लग जाएगा और आपके सेल ऑर्गेनेलिस आके स्टार्ट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों, यस मतलब अब हमारा अब तक क्या फिनिश है, कैरियोकाइनेसिस फिनिश हो गया है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब हमारे बारी किसकी है डिवाइड होने की, साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। तो देखो अब तक हमारा यहाँ तक बन गया है, तब कहाँ तक, टीलोफेज तक। अब हमें क्या कराना है इसका, साइटोकाइनेसिस। देखो साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, हाँ बोलो बोलो मैम टीलोफेज में एक काइरोकाइनेसिस हो जाता है ना?
हाँ बेटा, टीलो जो ये आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों की चारों कैरियोकाइनेसिस की तो फेज है, वो चारों कैरियोकाइनेसिस की ही फेज है, सबकी सब कैरियोकाइनेसिस करा रही है। अब मतलब मैम जैसे एंड में जो विजिबल जो कैरोकाइनेसिस होगा वो टेलोफेज में ही होगा ना? हाँ, मतलब टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस फिनिश हो जाएगा। विजिबल, Okay, हाँ वो ma'am. सही बोला, विजिबल वही होगा, क्योंकि विजिबल तो हमें तब होगा ना जब दो अलग अलग न्यूक्लियस हमें दिखेंगे, ये यस मैम. है ना, वो टीलोफेज में दिखेगा। फिर साइटोकाइनेसिस से आपका सेल का जो साइटोप्लाज्म है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब साइटोकाइनेसिस बेटा 2 टाइप्स का हो सकता है, एनिमल सेल के अंदर होगा, प्लांट सेल के अंदर होगा। अब मुझे बताओ एनिमल और प्लांट का साइटोकाइनेसिस अलग अलग क्यों है? एनिमल में मैम प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। प्लांट मैम सेल एनिमल सेल में एक हाँ, फरो बनता है और प्लांट सेल में एक वॉल बनती है। सेल प्लेट बनती है वहां पे। यस, यस मैम। क्योंकि एनिमल सेल की जो सेल वॉल होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, बहुत हार्ड होती है, वहां पे उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता। तो हमें उसी सेल वॉल के अंदर ही एक प्लेट बनानी पड़ जाती है, जिसको हम आप पढ़ते हैं मिडिल लैमिला, पढ़ा होगा ना आपने? यस मैम। मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन हो जाता है, वो कराएंगे। देखो सबसे पहले एनिमल सेल के अंदर देखेंगे, एनिमल सेल के अंदर ऐसे आपका एक सेल फ्यूरो बन जाएगा, फिर ये एक दूसरे को अपोजिट पोल्स में ऐसे खींचेगा और आपका बीच में से ब्रेक एंड हो गया साइटोकाइनेसिस। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट कॉजेस कॉन्ट्रिक्शन एट सेल सेंटर, सेल के सेंटर पे कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाएगा, जिसकी वजह से ये इधर साइड खींचेगा, इधर साइड, और आपका ब्रेक होके हमारा बन गया नया 2 सेल। अब देखते हैं प्लांट के अंदर क्या होगा। अब हमें पता है प्लांट एक इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का एक पूरा ही अलग मैकेनिज्म होगा। क्या अलग मैकेनिज्म होगा वो देखो। साइटोप्लाज्म में हमें पता है ऐसी आपकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप होगा। तो इसके अंदर क्या होगा आपका ऐसे, ये एक सेल प्लेट बनने लग जाएगा, देखो दिख रहा है आपको सेल प्लेट बनने लग रहा है, और फिर यही सेल प्लेट आपका क्या करेगा, इसी एक ही सेल वॉल के अंदर, है ना, ये आपका ग्रो करके पूरा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बना लेगा। तो देखो अब ये जो बीच में बन गया है ना, ये आपका मिडिल लैमेला बोलता है, बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स जो प्रेजेंट होता है, मिडिल लैमेला हम इसको बोलते हैं, बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। इसका पूरा कंसेप्ट ना उसके अंदर आता है, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स वाला चैप्टर, वहां पे आता है पूरा का पूरा। ये देखो ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे मिडिल लैमेला, ये रहा। चलो अब देखो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब आपका साइटोप्लाज्म डिवीजन कर रहा है, देखो इस एनिमेशन में आपको दिख रहा है, ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2 अलग अलग डॉटर सेल्स के अंदर, सारी सेल ऑर्गेनेलीज बन जाएंगे आपकी, लाइक क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सब बनने लग जाएगा। देखो इस एनिमेशन को फिर से देखो आप, ये देखो पूरा देखो कैसे साइटोकाइनेसिस चल रहा है। अंदर वाली स्ट्रक्चर को देखना, कैसे क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लग रहे हैं आपस में, क्रोमोसोम्स कैसे बनने लग रहा है, पूरा न्यूक्लियर एनवेलप कैसे बन रहा है, फिर सारी सेल ऑर्गेनेलीज आपकी बनने लग रही है यहाँ पे। पहले माइटोकॉन्ड्रिया बना, गोल्जी एप्रेटस बना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, फिर जो प्लांट सेल होगी उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से हमारे पास बन गई हैं अब 2 डॉटर सेल। अब आप देखो कि किसी किसी सेल्स के अंदर ना, आपने एक पढ़ा होगा सिंसाइटियम वर्ड। यस मैम। यस मैम। तो सिंसाइटियम का मतलब क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सिंसाइटियम वर्ड से। ये लिखो, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मल्टीन्यूक्लिएटेड कन्वर्जन हो जाती है। यस, ये कब होता है आपका, जब आपका सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस हुआ है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। सिंसाइटियम को हम वो सेल बोलते हैं जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब आप खुद देखो, सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, ये मेरी एक सेल, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस बनते चले जाएंगे, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है मेरे सेल के अंदर, तो उस सेल को हम बोलते हैं सिंसाइटेड सेल, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, क्या बोलते हैं हम इसको, कोकोनट। कोकोनट। यस,
कोकोनट के अंदर जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो उसी का एग्जाम्पल है, सिंसाइटियम का लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। अब आइडियली होना क्या चाहिए यहाँ पे, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होना चाहिए ना, यस मैम। लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता नहीं है। देखो 2 से फिर 4 बन गए, 4 से फिर 8 बन गए, यही आपका फ्री एंडोस्पर्म बना देता है। अब एंड में फिर आपका साइटोकाइनेसिस होके सेलुलर एंडोस्पर्म ये बन जाता है पूरा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब सिग्निफिकेंस आप लोग मुझे खुद बताओगे, सिग्निफिकेंस पहला सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? नंबर ऑफ रिमेन सेम। सबसे पहला तो इक्वेशनल डिवीजन सिग्निफिकेंस है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए आपका वेरी करेगा। लाइक यहाँ पे माइटो जितने भी आपके डिप्लॉयड एनिमल सेल्स हैं वो सभी के सभी किससे बनते हैं? आपके माइटोसिस से बनते हैं। इवन माइटोसिस आपका डिप्लॉयड सेल्स के अंदर तो पाया जाता है, कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स होते हैं और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हैप्लॉइड सेल्स भी आपका किससे बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। जैसे कि आपका लोअर प्लांट होता है आपका मोजेस, या फिर आपका इंसेक्ट्स आपको दिखेगा, ये देखो हनी बी, ये क्या है? लोअर प्लांट्स और या फिर कुछ सोशल इंसेक्ट्स, इनके अंदर आपका सेल्स डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। माइटोसिस। ये एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, जब आप देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस वहां पे मेंशन किया हुआ है। एंड इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपका कि आपका एग्जांपल थे कि कौन सा, दोबारा बोलो मैम। एग्जांपल्स दिए थे ना आपने, हनी बी और एक और क्या था? हनी बी और एक आपका मोज प्लांट का जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है ये। ओके मैम, ओके ठीक है। स्पोरोफाइट तो आपको पता है डिप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। चलो अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आता है कि माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं हमारे पास यहाँ पे विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। इसका मतलब क्या आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट का? मींस जेनेटिक कंपोनेंट सेम रहता है। हाँ, जेनेटिकली कंट्रोल ये डिवीजन होता है। मीन जो जेनेटिक कैरेक्टर्स आपके पेरेंट के अंदर हैं सेम ही जेनेटिक कैरेक्टर आपके यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये जो डॉटर सेल्स बनी ना, इनके अंदर भी जेनेटिक कैरेक्टर एग्जैक्ट सेम रहेंगे। ये हमारा सेकंड सिग्निफिकेंस। अब आपके जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हर किसी की ग्रोथ आपके माइटोसिस से होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर एनसीईआरटी, अब आप मल्टी सेलुलर आप प्लांट्स ले लो या फिर आप ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो, हर किसी की ग्रोथ माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माइटोसिस का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है सेल रिपेयर में। अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी सेल डैमेज हो रही है, अब आपका डैमेज कहाँ कहाँ पे हो सकता है? लाइक आपका एपिडर्म, जो आपकी स्किन होती है ना, उसके ऊपर अगर कोई डैमेज हो रहा है, या फिर आपकी जो इनर गट वाली लेयर होती है, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके अंदर अगर कहीं पे डैमेज हो रहा है तो वो डैमेज का जो रिपेयर होता है वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होता है। लाइक कि आपका एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो वहां पे माइटोसिस के थ्रू ही नई सेल्स बनाई जाएंगी। या फिर आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो इनर लाइनिंग है आपकी गट की, वहां पे भी रिपेयरिंग माइटोसिस के थ्रू होगी। एंड द थर्ड वन आपका आरबीसी, अगर आपकी आरबीसी भी डैमेज हो रही हैं तो वहां पे भी आपका माइटोसिस के थ्रू ही वो डिवाइड करेंगी। क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आ सकता है कि कौन कौन सी सेल रिपेयर कर सकती हैं आपकी माइटोसिस के थ्रू। पहला एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ एपिडर्मिस का, दूसरा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ गट सेल्स का। ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स। यस, वेरी गुड, ब्लड सेल्स। इन तीनों का आप याद रखोगे। अब देखो माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जितने भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, सेल्स बिकम परमानेंट वाले एग्जांपल में, कि प्लांट्स के अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक यंग टिश्यूज होता है जिनके अंदर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ चलती रहती है, मतलब सेल डिवीजन चलता रहता है।
तो इसीलिए जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो कभी नहीं रुकती है, प्लांट्स ग्रो करते ही करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि उनके अंदर जो माइटोसिस प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उनके पार्ट्स में कहाँ कहाँ पे, लाइक उनका रूट्स, उनका शूट मेरिस्टेम और उनका ये ऊपर वाला पार्ट एपिकल वाला पार्ट, इन तीनों के अंदर हमेशा माइटोसिस, यहाँ पे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जाता है, यहाँ पे भी लेटरल मेरिस्टेम और यहाँ पे आपका रूट मेरिस्टेम, 3 टाइप के मेरिस्टेम आपके पाए जाएंगे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास ये कैपेबिलिटी है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, इस वजह से प्लांट्स के अंदर कभी ग्रोथ नहीं रुकती है। नेक्स्ट आपका, जब हमने सेल के अंदर ग्रोथ कराई थी तो सेल के अंदर ग्रोथ करने की वजह से क्या हुआ था, हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिसबैलेंस हो जाता है, वहां पे डिसबैलेंस हो जाता है हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। लेकिन माइटोसिस फिर क्या कर देता है, उस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को मेंटेन कराता है। ये नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है हमारे माइटोसिस का, ताकि जितना उसके अंदर न्यूक्लियस है, मतलब जितना पेरेंट सेल के पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, डॉटर सेल के अंदर भी उतना ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जाए। बिकॉज आपका माइटोसिस क्या करा रहा है, इक्वेशनल डिवीजन करा रहा है, इसलिए वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करता है। यहां से भी बच्चों क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ आपका। यस, इसी की वजह से भी आपकी सेल की ग्रोथ होती है, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है, एंड सेल का जो साइज होता है ना वो मेंटेन रहता है, क्योंकि माइटोसिस क्या करा देता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर कराता है। डन मैम। वेरी गुड। लेकिन बच्चों अभी तक सिर्फ 7 वोट आए हैं, बाकी बच्चे सब वोट करो। देखो क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो। मैम ए और डी तो सेम है। नहीं, ए और सेम डी नहीं है। सेम नहीं है बेटा, डिफरेंस है। दोबारा पढ़ो ए और डी को एक बार। Mitosis usually result in the production of diploid daughter cell with identical genetic complement, और डी में लिखा है with different genetic complement। आंसर सेम का है। Yes, Harshita, you are right. बच्चों कंफ्यूज मत हो ए और डी में, कुछ बच्चे ए भी लगा रहे हैं बेटा, सी कैसे लगा रहे हो अब। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। अभी बताइए, तो होता ही है माइटोसिस के अंदर, तो इसको इनकरेक्ट क्यों बता रहे हो आप। सी ऑप्शन कौन लगा रहा है। डन सबका। चलो करेक्ट आंसर बताते हैं हम आपको इसका करेक्ट आंसर है बेटा आपका डी। Mitosis results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. क्लियर है। आई थिंक सबको अब समझ में आ गया होगा सारी चीजें। मैम वो ऑप्शन ए है। बेटा ऑप्शन ए में देखो ना, पढ़ो दोबारा से क्या लिखा हुआ है। मैम आइडेंटिकल वाली लाइन तो ऑप्शन ए में है। इट्स एक्सप्लेनेशन। बेटा वो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और हमें डी इनकरेक्ट बतानी थी। हमें इनकरेक्ट बताना है, तो डी को ना एक्सप्लेनेशन में करेक्ट करके लिखा हुआ है कि बेटा यहाँ पे डिफरेंट नहीं आइडेंटिकल होगा। बेटा ये आपकी आज के लेक्चर की समरी है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो आप। मैम इस समरी को आप लोग पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट डन सबका। यस मैम। इसका भी स्क्रीनशॉट। यस मैम। दिस वन। सो
आज पे हमारा लेक्चर आज यहीं पे फिनिश होता है। अब आप लोगों के जो भी डाउट्स आप अपने डाउट्स